हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमारे चैनल द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है। इस सीरीज़ का सेट 1 अपलोड किया जा चुका है और यह वीडियो इस सीरीज़ का सेट 2 होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में हुआ था? बताइए, हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म जो है वह किस बौद्ध संगीति में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। दरअसल चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था इसी में हीनयान और महायान संप्रदाय में दो भागों में विभक्त हो गया था। देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी याद रखना है ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो था ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली के अंदर। हाँ, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वैशाली के अंदर। और याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबा कामी। ठीक है, अब तीसरा बौद्ध संगीति जो था ये हुआ था 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, 255 ईसा पूर्व में किसके टाइम में हुआ था? तो इस समय शासनकाल जो था वो अशोक का था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हुआ था आपको ईसवी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और याद रखना है इस समय जो शासनकाल था वो शासन था कनिष्क का। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति से रिलेटेड कि इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि महाविभास महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था? बताइए, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किस महल का निर्माण किया था? मोती महल का, रंग महल का, पंच महल का या फिर हीरा महल का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच महल का। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि अकबर जो है इसने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1571 ईस्वी में। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम और उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। बताइए, भारतीय यूनानी सिक्कों पर, कुषाण सिक्कों पर, गुप्त सिक्कों पर या फिर छेद किए हुए सिक्कों पर? बताइए किसके हो जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त सिक्के पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले आप देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब होती है? तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है सितंबर 1932 में। किसके द्वारा होती है?
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ठक्कर वाप्पा। ठीक है। और हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द जो है ये दिया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। और गांधी जी से रिलेटेड एक चीज़ और आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गांधी जी जो थे वो कांग्रेस से 2 बार सदस्यता का त्याग किए थे। कब कब किए थे? तो एक बार किए थे 1925 में और एक बार किए थे 1930 में। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। बताइए, गांधी जी के नाम के आगे कब महात्मा शब्द जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, खेरा सत्याग्रह के दौरान, या फिर खिलाफत आंदोलन के दौरान? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1970 में हुआ था। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए, महात्मा की उपाधि जो है, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कब? चंपारण सत्याग्रह सफल होने के दौरान, होने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और एक चीज़ याद रखना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष भारत आया था? भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? 1854 में, 1857 में, 1858 में, या फिर 1861 में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 में। आप लोगों को एक याद रखना है वुड डिस्पैच के बारे में ये कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? बताइए ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1911 में, 1912 में, 1931 में, या फिर 1936 में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। दरअसल क्या हुआ था कि 1911 में क्या हुआ था कि दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी, ठीक है ना, कि बिहार को अलग प्रांत बनाया जाएगा दिल्ली दरबार में। ठीक है, दिसंबर 1911 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें घोषणा की गई थी। परंतु इसे विधिवत 1 अप्रैल 1912 को बिहार को जो है विधिवत अलग प्रांत बनाया गया था। इसलिए आप लोग इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? 1912 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था? रंगून में, टोक्यो में, सिंगापुर में, या फिर वियना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? बताइए सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1950 में, 1914 में, 1911 में, या फिर 1908 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। 1911 में याद रखना है आप लोगों को कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान जन मन गण को गाया जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, आप लोगों को याद रखना है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे इन्होंने 1912 में तत्वबोधिनी जो इनकी पत्रिका थी उसमें इन्होंने भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया था। इतना आप लोग याद रखें, किसमें? तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? बताइए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? मूल संविधान का ही हिस्सा था, चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1952 में 52 में जोड़ा गया था, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान के ही हिस्सा थे। ठीक है, याद रखना है कि जब हमारा मूल संविधान था उस समय इसमें कुल 7 फंडामेंटल राइट यानी कि टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर उसे कानूनी अधिकार माना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो याद रखना है आप लोगों को कि वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, परंतु जब इसे हटाने की बात आएगी तो कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति हटाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं परंतु हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? बताइए, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऐच्छिक, अस्थायी, अनिवार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? याद रखना है आप लोगों को एक चीज़, गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि जिनके प्रमुख जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है? कि जिनके प्रमुख जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अमेरिका के संविधान के समान है? बताइए, यानी कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्ष है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर दृढ़ संविधान? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अब देखिए, भारतीय संविधान में जो है वो अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है। जैसे क्या क्या लिया गया है? एक तो मौलिक अधिकार हो ही गया, एक आप लोग को याद रखना है न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन याद रखना है आप लोगों को। फिर एक याद रखना है आप लोगों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर आप लोगों को एक याद रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और फिर आप लोगों को एक याद रखना है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी जो है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर, 4006 किलोमीटर, 4046 किलोमीटर या फिर 4096 किलोमीटर? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना है आप लोगों को कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जो हैं भारत के वो सटे हुए हैं। तो एक आप लोगों को याद रखना है मिज़ोरम, मिज़ोरम हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा और एक वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। भारत में झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है? जनजातीय लोगों से, वर्षाधीन खेती से, डेल्टा खेती से या फिर पहाड़ी लोगों से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय लोगों से। ठीक है, याद रखना है झूम कृषि जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से होती है। कहाँ कहाँ पर झूम कृषि देखने को मिलती है? तो आप लोगों को याद रखना है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको झूम कृषि देखने को मिल जाएगी, हिमालय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी, असम में देखने को मिलेगा झूम कृषि, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको झूम कृषि और फिर पश्चिमी घाट में भी झूम कृषि देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, ये याद रखना है आप लोगों को, मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कामेट्स कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं या फिर मीटियोरेट्स कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो है सेरेस। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? भारत सरकार के वार्षिक कर जो है वो राजस्व किस स्रोत से सबसे अधिक प्राप्त होते हैं? निगम कर से, सीमा शुल्क से, बिक्री कर से या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, विजय प्रताप सिंह, पी चिदम्बरम, शशि थरूर या फिर प्रणब मुखर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी चिदम्बरम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, यानी जब हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाते हैं तो उससे उसके गलनांक पर क्या फ़र्क पड़ता है? उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य उदय होते समय, जब सूर्योदय होता है
और फिर जब सूर्यास्त होता है यानी सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बताइए। विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूलकण के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो याद रखना है आप लोगों को, 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। कितनी होती है? 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो जो इसकी आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोग्लाइसीमिया जिससे मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी, इसमें क्या होता है? दरअसल क्या हुआ था, कुछ साल पहले हाइपोग्लाइसीमिया, इससे क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। तो वही पूछा जा रहा था कि आखिरकार हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? बताइए। रक्त में प्रोटीन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, या फिर रक्त में प्रोटीन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, या फिर रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, या फिर रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो सामान्य से कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का या फिर संघनन का? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? बताइए, कुपोषण जो होता है इसमें सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन बी की या फिर प्रोटीन की? बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की। अच्छा, प्रोटीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो प्रोटीन शब्द को सबसे पहले दिया था बर्जेलियस ने। किसने दिया था? बर्जेलियस ने। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और मानव शरीर में टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं और यही 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 31 नवंबर को, 15 दिसंबर को, 8 सितंबर को या फिर 23 जून को? बताइए कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 नवंबर को। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।